नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले न्यूज, जो मुख्यमंत्री का एक चिंतन शिविर चल रहा है, जिसमें कि मुख्यमंत्री समेत अन्य जो मंत्री हैं, विभिन्न विभागों के जो सचिव हैं, उनके साथ एक चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि पिछले 4 साल में राज्य सरकार द्वारा क्या क्या काम है जो कर लिए गए हैं और अगले 1 साल में कौन कौन से काम है जो भी करने बाकी हैं, या जो बजट 2022-23 में घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं में से कितने काम हैं जो पूरे हो चुके हैं और कितने होने बाकी हैं। तो उसी को लेकर यह चिंतन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन से जुड़े कार्यों में अनावश्यक देरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि एक सामान्य सी जानकारी है। तो ये उसी चिंतन शिविर से आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं। अगली न्यूज है, चिंतन शिविर से एक फैसला लिया गया कि हवा महल महोत्सव जैसे कार्यक्रम अब हर जिले में होंगे। तो जयपुर में अभी हवा महल महोत्सव का आयोजन किया गया। जयपुर से एक समाचार, जहां उत्तर रिंग रोड के लिए 388 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होगी और अब भीलवाड़ा के यात्री स्थानीय स्टेशन से ट्रेन में बैठ सकेंगे। इसके लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत एक अगली ट्रेन रवाना होने वाली है, जो कहां से होगी रवाना? अजमेर से रामेश्वरम के लिए ट्रेन रवाना होगी। सबसे पहले कहां से हुई थी? जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से। यानी कि अभी तक कुल ये तीसरा रेलवे स्टेशन है जहां से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए ट्रेन रवाना हो रही है। पहले कहां से हो चुकी है? तो जयपुर और जोधपुर से ट्रेन रवाना हो चुकी है। अब कहां से? अजमेर से। अगला समाचार क्या है कि अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का कोष का गठन किया गया और यहाँ जो पाकिस्तान के विस्थापित हैं 6 लोग, उनको नागरिकता दी गई, जैसलमेर। और यहाँ हनुमानगढ़ में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया, जिसमें विभिन्न जो सरकारी कार्यक्रम हैं उनमें अब गुलदस्ता वगैरह देने की बजाय ये शुरू किया गया है एक नवाचार कि एक दूसरे को खिलौने भेंट करें और उन खिलौनों को लास्ट में कहाँ दिया जाए? आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को। इस न्यूज को भी देखेंगे। और यहाँ है पशुधन बीमा योजना बाड़मेर में प्रारंभ। तो अब राजस्थान में 5 साल बाद ये योजना वापस शुरू होने वाली है। क्या क्या है योजना की विशेषताएं, सबकी जानकारी लेंगे। और सड़क सुरक्षा सप्ताह का लक्ष्य 0 एक्सीडेंट। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी जानकारियां आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 3 मुख्य न्यूज हैं। सबसे पहले तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना को हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। आज इसको किस लिए लिया है? क्योंकि इसमें अब एक नया रेलवे स्टेशन जुड़ा है। कौन सा? अजमेर। अभी तक जयपुर और जोधपुर से ही सारी ट्रेन रवाना हुई थी, अब एक अजमेर भी इसमें शामिल हो गया। दूसरी योजना पशुधन बीमा योजना। ये योजना कई वर्षों बाद अब राजस्थान में वापस शुरू होने वाली है। केंद्र सरकार की ये योजना है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर सहयोग करते हैं, यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना ये होगी। केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों भागीदारी निभाते हैं। केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्या होती है? जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा ही वित्त पोषित होती है। और राज्य क्षेत्र की योजना वो होती है जो पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा ऑपरेट की जाती है। फिर एक तीसरी न्यूज क्या है? हनुमानगढ़ में खिलौना बैंक। शुरू में जैसे मैंने कहा, हनुमानगढ़ जिले में एक नवाचार किया जा रहा है, जिसके तहत अब जो सरकारी फंक्शन है उन सब में गुलदस्ता वगैरह देने की बजाय खिलौने एक दूसरे को दे। अंत में वो खिलौने कहाँ पहुंचाए जाए? आंगनवाड़ी केंद्रों पर। तो इस तरह से बच्चों को खिलौने उपलब्ध हो सकेंगे। शुरुआत सबसे पहले वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तो कौन से विभाग द्वारा संचालित है? देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार। योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो शुरुआत में योजना 2013 से जब प्रारंभ हुई तब केवल रेल यात्रा ही इस योजना के तहत संभव थी। अब 2016 से इसमें रेल के साथ साथ हवाई यात्रा भी जोड़ दी गई है। योजना का उद्देश्य क्या है और अनुदान राशि कितनी है? अनुदान राशि जो विभाग द्वारा योजना का पूरा खर्च उठाया जाएगा। एक तरह से किसी भी जो वरिष्ठ नागरिक है उसको इसमें कुछ भी खर्चा नहीं करना है, पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा ही ये वित्त पोषित रहेगी। उद्देश्य क्या है? राज्य के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको उनके जीवन काल में एक बार जो निर्धारित स्थान है, कुछ इसमें योजना में कुछ निर्धारित स्थान है, 15 कुछ स्थान है, उनमें से ही किसी स्थान की एक बार इस योजना के अंतर्गत तीर्थ यात्रा कराना। लाभार्थियों की सीमा कितनी रहेगी? तो रेल मार्ग द्वारा 18,000 और वायुयान मार्ग द्वारा 2,000, यानी कि कुल 18 और 2 कुल कितने यात्री इससे यात्रा करेंगे इस योजना के तहत? तो कुल 20,000 प्रति वर्ष। पात्रता क्या? तो व्यक्ति जो है राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है, आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी ही चाहिए, तभी वो वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में आ सकते हैं। वो आयकरदाता नहीं होने चाहिए, आवेदक द्वारा पूर्व में इस योजना का लाभ ना उठाया गया हो, यानी कि जीवन में केवल एक ही बार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उनका जो भी जीवन साथी है उसको साथ ले जा सकते हैं, यानी कि हस्बैंड या वाइफ
कोई भी एक अगर आवेदक है जिसकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा है तो उनके साथ उनका जीवन साथी जा सकता है। सहायक को भी साथ ले जाने की अनुमति है, लेकिन यह अनुमति तभी होगी जब आवेदक की आयु कितनी होगी, 70 वर्ष या उससे अधिक होगी। पहले ये 65 थी, इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया 70। आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकता है, यानी कि वरिष्ठ नागरिक अगर ऐसा है कोई जिनमें से जो कपल में दूसरा व्यक्ति है यानी कि उनका जीवन साथी वो 60 से कम भी है, तब भी वो यात्रा कर सकता है इस योजना के तहत। कौन कौन से तीर्थ स्थान है, तो इसमें रेल मार्ग द्वारा कुल 14 तीर्थ स्थान है और एक ही स्थान है जो वायुयान मार्ग द्वारा है। कौन कौन से वो स्थान, उनका नाम देख लेते हैं। रेल द्वारा रामेश्वरम मदुरई, दूसरा जगन्नाथपुरी, तीसरा तिरुपति, चौथा द्वारकापुरी, पांचवा वैष्णो देवी अमृतसर, छठा प्रयागराज वाराणसी, सातवां मथुरा वृंदावन, आठवां समेत शिखर पावापुरी, नौवां उज्जैन ओंकारेश्वर, 10वां गंगा सागर, 11वां कामाख्या, 12वां हरिद्वार ऋषिकेश, 13वां विहार शरीफ और 14वां वेलेनकानी चर्च। ये तो हुए रेल मार्ग द्वारा। और हवाई यान द्वारा केवल एक ही स्थान है, वो है पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। कुल कितने हो गए, 14 और 1 15 स्थान। अगली योजना है पशुधन बीमा योजना। किसके लिए संचालित है ये, तो जो भी पशु हैं पशुपालकों के, उनका बीमा कवर इस योजना के तहत दिया जाता है। पशु की मृत्यु होने पर बीमा का क्लेम राशि जो है वो उनको प्रदान की जाती है। ये 5 वर्ष बाद वापस शुरू हुई है। और कहाँ, 1 अक्टूबर 2022 से, कहाँ से, जयपुर के धानक्या गांव से 5 वर्ष बाद राज्य में पुनः प्रारंभ की गई है। उद्देश्य राज्य के जो पशु हैं उनको बीमा प्रदान करना। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। केंद्र सरकार के किस मिशन के तहत, तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत योजना संचालित है। यदि पशुपालक सामान्य वर्ग से है यानी कि किसी भी रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं है, जनरल कैटेगरी में है, तब पशुपालक को प्रीमियम राशि का 50% खुद भुगतान करना होगा और 50% कौन देगा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देंगे। 50% सरकारों द्वारा यानी केंद्र और राज्य दोनों, और 50% पशुपालक द्वारा। यदि पशुपालक बीपीएल, एससी या एसटी वर्ग से है, तब प्रीमियम राशि जो होगी उसका 70% सरकार द्वारा, सरकार में केंद्र और राज्य दोनों है, और बाकी का जो 30% है वो पशुपालक द्वारा। बीमित पशु की अगर मृत्यु हो जाती है तो बीमा क्लेम अधिकतम कितना दिया जा सकता है, तब दिया जाएगा अधिकतम 50,000 रुपए। और एक पशुपालक जो है या एक पशुपालक परिवार जो है, उस परिवार के अधिकतम कितने पशुओं का बीमा किया जा सकता है, तो अधिकतम 5 पशुओं का बीमा किया जाएगा। पशु की कीमत कैसे निर्धारित होगी, तो पशु जितना दूध देता है, अगर दुधारू पशु है तो उसके दूध देने के हिसाब से उसकी कीमत निर्धारित होगी, या भारवाहक है तब उसकी फिक्स ही एक कीमत है, छोटे पशु हैं तब भी उनकी फिक्स कीमत है। दुधारू पशु में गाय और भैंस 2 प्रमुख हैं, तो गाय की कीमत जो है किस तरह निर्धारित होगी कि 3,000 रुपए प्रति लीटर दूध गाय का, या फिर अधिकतम कीमत कितनी, 40,000 रुपए। ये क्या हुआ ये ऐसा हुआ, मान लेते हैं एक गाय पूरे दिन में 10 लीटर दूध देती है, पूरे दिन में यानी कि सुबह शाम मिला के 10 लीटर दूध देती है, तब 1 लीटर की कीमत 3,000 मान के गाय की कुल कीमत कितनी हो गई, 30,000। ऐसे हुई 30,000, या फिर अधिकतम 40,000। अगर गाय 10 लीटर दूध ही देती है तब उसकी कीमत 30,000 ही मानी जाएगी। लेकिन मान लेते हैं कोई गाय ऐसा है जो कोई एक्सेप्शन केस है कि उसमें कीमत 40 से ऊपर भी जाती है, अगर उसके दूध के हिसाब से भी, मान लेते कोई 20 लीटर है, अगर 20 लीटर अगर पूरे दिन का दूध है और 20 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 60,000। तब गाय की कीमत 60,000 नहीं बल्कि 50,000 ही आंकी जाएगी और 40,000 ही आंकी जाएगी। उस हिसाब से उसका बीमा क्लेम निर्धारित किया जाएगा। भैंस, तो इसके दूध की कीमत क्या, 4,000 रुपए प्रति लीटर के आधार पर जो भैंस है उसकी कीमत निर्धारित की जाएगी। यानी कि भैंस अगर 10 लीटर दूध देती है या 15 लीटर दूध देती है, जितना भी दूध देती है पूरे दिन में, उसमें 4,000 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उतनी उस भैंस की कीमत निर्धारित होगी। और यदि वो कीमत 50,000 से भी ऊपर चली जाती है तब 50 को ही अधिकतम माना जाएगा। क्लियर बात, यानी कि गाय की कीमत अधिकतम 40,000 ही रहेगी, भैंस की अधिकतम 50,000 ही रहेगी, लेकिन दूध अगर वो इससे कम देती है तो इससे कम भी कीमत आंकी जा सकती है। भारवाहक पशु जैसे कि गधा, घोड़ा, खच्चर और ऊंट, इनकी अधिकतम कीमत कितनी, 50,000 रुपए। और छोटे पशु जिसमें 3 पशु हैं, भेड़, बकरी और सुअर, इनकी अधिकतम कीमत कितनी, 5,000 रुपए। इस तरह से कीमत आंकी जाएगी और फिर बीमा प्रीमियम का निर्धारण होगा। बीमा कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एक और दूसरी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये 2 कंपनियां बीमा प्रदान करेंगी।
तीसरी और आज की आखिरी न्यूज क्या है, खिलौना बैंक हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिला प्रशासन द्वारा एक पहल की गई है कि बच्चों को खिलौने उपलब्ध कराए जाएं। कौन से बच्चों को, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ते हैं। इसके लिए अलग अलग प्रयास किए गए हैं, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं से या विद्यालयों से या किसी अन्य सोर्स से, जहां से भी खिलौने उपलब्ध हो सकते हैं वहां से आए। साथ के साथ जो भी सरकारी कार्यक्रम है जिनमें गुलदस्ते वगैरह भेंट करते हैं, तो वो हनुमानगढ़ प्रशासन ने ये शुरू किया है कि गुलदस्ते जो एक टाइम बाद यूजलेस होते हैं उसकी बजाय खिलौने भेंट किए जाएं, ताकि वो खिलौने अंत में आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं उनको उपलब्ध किया जाए और उनका बचपन बिना खिलौने के ना बीते। तो नवाचार के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को एक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें जिले के ब्लॉक मुख्यालयों और साथ ही जिला स्तर पर जो एक खिलौना बैंक की स्थापना की जाएगी। इस खिलौना बैंक में वो खिलौने सारे इकट्ठे किए जाएंगे जन सहयोग के द्वारा, विद्यालयों द्वारा या स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा या अन्य स्रोतों से जो भी खिलौने जुटाए जाएंगे वो इस खिलौना बैंक में रखे जाएंगे। और यहाँ से कहाँ पहुंचाए जाएंगे, बच्चों के लिए ये एकीकृत खिलौने किटों का हनुमानगढ़ ब्लॉक के 30 आंगनबाड़ी केंद्रों को वितरण किया जाएगा। और लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न, पशुधन बीमा योजना के तहत एक पशुपालक परिवार के अधिकतम कितने पशुओं का बीमा किया जा सकेगा, 2, 4, 5 या 3? बताएं आप इसका उत्तर कमेंट्स में। इसके बाद ये जानकारी उन लोगों के लिए जो वार्षिकांक की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अब ये मार्केट में आना ऑलमोस्ट शुरू हो चुका होगा या फिर आजकल में आना शुरू हो जाएगा। तो वार्षिकांक जनवरी से लेकर जनवरी तक है, यानी कि जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक के आंकड़े इसमें हैं। और इसके साथ ही जो पीडीएफ फाइल हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जो डाली हुई है टेलीग्राम पर, वो भी इसके साथ दी जाएगी, वो भी इसमें ऐड कर ली गई है। तो वो भी आंसर की के साथ, आंसर की ABCD टेबल फॉर्मेट में उसमें साथ में दी गई है। तो ये बहुत जल्दी आपको मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। अब मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।